हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र स्टडी में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया एंड एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो हम बेसिकली इसमें देखेंगे कि भाई इंडिया और एफटीए में कैसे हमारे रिलेशन है, ठीक है, और इंडिया ने एफटीए को कितना बढ़िया इस्तेमाल किया है, क्या लक्यूने हैं, ठीक, कहाँ कमियाँ रह गई हैं और कैसे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम अभी तक रीप नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो और रिसेंटली हमने देखा कि भाई आरसीपी साइन हो गया, ठीक है, बिना इंडिया के। तो आरसीपी हम देखेंगे भाई ये साइन हो गया है बिना इंडिया के, तो इसलिए हमारे लिए एफटीए के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हम देखेंगे बेसिकली इसमें कम्प्लीटली पूरा कवरेज होगा ये एफटीए के बारे में, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर इसमें अगर एक बार आपने वीडियो देख ली तो आपको एफटीए के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। प्लस ये भी पता चल जाएगा कि भाई एफटीए में क्या क्या गड़बड़ी हो चुकी है अभी तक, क्यों हम इतना इसको ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं कर पाए हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या स्टेप लिए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए क्या एफटीए क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक। तो पहले क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली देखिए एफटीए होता क्या है। एफटीए एक अरेंजमेंट होता है दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में, या कोई ट्रेडिंग ब्लॉक हो गए उनके बीच में, ठीक है, जिसमें वो डिसाइड करते हैं भाई कि हम एक जो हमारे बीच जो कस्टम टैरिफ होगा, जो नॉन टैरिफ होंगे, इन बैरियर्स को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारे बीच अगर दो कंट्री के बीच एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वो आपस में एक दूसरे को या तो जो भी बैरियर, जो टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं उनको एकदम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, या एकदम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक। तो बेसिकली ये एफटीए होता है। तो अब बात आती है भाई कि क्या ये टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है। टैरिफ बैरियर्स बेसिकली जहाँ पे हम एक वैल्यू इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है, जो एक टेंजिबल वैल्यूज़ हो जिसको हम बढ़ा सकें, जैसे कस्टम ड्यूटी हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, वो टैरिफ बैरियर है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी टैरिफ बैरियर है। डंपिंग ड्यूटी, ये सब टैरिफ बैरियर्स हो गए। नॉन टैरिफ बैरियर क्या हो गया। नॉन टैरिफ बैरियर जैसे रेड टेपिज्म है, ठीक, कोई कोटा दे दिया हमने, प्रेफरेंस दे दी, कभी हमने जैसे कोई कोई स्कीम ले आए पर्टिकुलरली, ठीक। तो ये सब नॉन टैरिफ बैरियर है, रेड टेपिज्म। तो इसके बारे में हम देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ मैंशनड है कि देखिए कोटा हो गया हमारा, ठीक है, प्रेफरेंस दे दी, कॉन्सुलर फॉर्मेलिटीज़ हो गई, ठीक, और जैसे कोई प्रायर इंपोर्ट डिपॉजिट, तो ऐसे बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टैरिफ बैरियर के साथ साथ, ठीक है। तो नॉन टैरिफ बैरियर, टैरिफ बैरियर, दोनों को हमें या तो रिड्यूस करना होता है या एकदम एलिमिनेट करना होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, ठीक। तो बेसिकली हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यही होता है। तो हम देखते हैं भाई इंडिया के मेजर एफटीएस किसके साथ हैं। तो हमारा देखिए आसियान, ठीक है, इंडिया और आसियान का है गुड्स के मामले में। एक सैफ्टा सुना होगा, ठीक है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया कोरिया सेपा, सेपा हमने सुना है, ठीक है। सेपा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक। एक जापान के साथ सेपा है। तो एक एक सेपा होता है, ठीक, एक सेका होता है, CECA होता है, एक PTA होता है। तो इन तीनों के बारे में हम आगे जानेंगे स्लाइड में, ठीक। तो अब देखते हैं भाई इंपॉर्टेंस क्या है एफटीए की। तो देखिए एफटीए कहीं हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब बात आती है एक्सपोर्ट की, बात आती है इकोनॉमी की, ठीक है। तो उसी में देखिए एफटीए क्या करता है, एक क्रिएट करता है मोर डायनेमिक बिजनेस क्लाइमेट, ठीक है। तो अगर भाई हमारा एफटीए है बाकी कंट्रियों के साथ, तो कहीं ना कहीं बिजनेस क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा और अच्छे प्रोडक्ट हम इंपोर्ट भी कर पाएंगे, एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, ठीक है, और सही दामों में। एबॉलिशन होगा ग्लोबली मोनोपोलीज़ का, बिल्कुल सही बात है कि अगर भाई दो कंट्री के बीच या बाकी कई लोगों के साथ हमारे एफटीए हैं, तो और हमारे पास ऑप्शंस होंगे, प्लेयर्स होंगे, पर्टिकुलरली एक किसी की मोनोपोली नहीं होगी, ठीक है, हमें सस्ते दामों में उतना ही कॉम्पिटिटिव क्वालिटी मिल जाएगी। तीसरा हमारा कि भाई प्रमोट करेंगे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर हमारे एफटीएज हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आपस में लेन देन होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ेगा और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी और वो इम्पोर्ट करके कोई ना कोई प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट करेंगे तो उनकी भी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये कम्प्लीटली विन विन सिचुएशन हो जाती है सबके लिए, और जिससे ग्लोबल इकोनॉमी अल्टीमेटली ग्रो करेगी। तो देखिए हमें देखना है कि भाई एफटीए कैसे डिफरेंट है पीटीए से और सेका और सेपा से, ठीक है। तो देखिए पीटीए क्या होता है, पीटीए बेसिकली है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो अगर पीटीए देखें, एफटीए देखें, तो जो हमारा पीटीए होता है, एफटीए होता है, वो ज़्यादा एम्बिशियस होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जैसे अगर ये एफटीए हो गया तो इसके बीच में छोटा सा पीटीए होगा ये, ठीक है। तो हमारा एफटीए ज़्यादा एम्बिशियस होता है। एफटीए हमारा क्या होता है, एक एफटीए में एक निगेटिव लिस्ट होती है, पीटीए में पॉजिटिव लिस्ट होती है। तो जो पीटीए की पॉजिटिव लिस्ट होती है उसमें ड्यूटी रिड्यूस की जाती है,
ठीक है। तो जो भी आइटम पीटीए की यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की जो भी पॉजिटिव लिस्ट में होंगे उन आइटम पे ड्यूटी रिड्यूस कर दी जाएगी। वेयर एज अगर एफटीए में कोई जो नेगेटिव लिस्ट में होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो नेगेटिव लिस्ट में है, उन पे ड्यूटी रिड्यूस नहीं करी जाती है, ठीक है, ना ही एलिमिनेट की जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है पीटीए और एफटीए में। एक पॉजिटिव लिस्ट, तो पीटीए के साथ पी फॉर पीटीए, पी फॉर पॉजिटिव ऐसे याद रखना है। उसमें जो पॉजिटिव लिस्ट होगी उसमें ड्यूटी रिड्यूस की जाएगी, और एफटीए में नेगेटिव होती है उसमें ड्यूटी उन पे रिड्यूस नहीं की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं भाई ये सेका और सेपा से कैसे अलग है। तो देखिए सेपा और सेपा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हैं, ठीक है, और ज़्यादा एम्बिशियस हैं देन एफटीए इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ एरियाज़ एंड टाइप ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। तो कवरेज के मामले में देखा जाए तो सेपा और सेका यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हैं, ठीक है। नाम में कॉम्प्रिहेंसिव है, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसीलिए एफटीए क्या करता है, एफटीए बेसिकली गुड्स को लेके है, लेकिन सेका और सेपा ये बेसिकली कवर करते हैं सर्विसेज को भी कवर करते हैं, इन्वेस्टमेंट को कवर करते हैं, कंपटीशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डिस्प्यूटमेंट सबको कवर कर लेते हैं। दूसरा हमारा डिफरेंस क्या है इनके बीच कि भाई सेका और जो सेपा है वो डीपर हैं एट द रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड देन एन एफटीए, ठीक है, ये ज़्यादा डीपर हैं। और ये एक म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट भी होता है इनमें, एमआरएस, वो जो कवर करते हैं रेगुलेटरी रिजीम ऑफ द पार्टनर। तो बेसिकली ज़्यादा रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में ज़्यादा डीपर हैं देन एफटीए, ठीक है। तो रेगुलेटरी एस्पेक्ट में ज़्यादा डीपर है प्लस कॉम्प्रिहेंसिव में ज़्यादा, ये दो डिफरेंस हो गए हमारे सेपा और एफटीए में। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सिग्निफिकेंस क्या है एफटीएस का इंडिया के लिए, ठीक है। हमें तो बेसिकली जो भी हमें पढ़ना है वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि एफटीए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब से हमने आरसीपी से बैक किया है। तो देखिए क्या है कि इंडियाज़ रियल मार्केट साइज इज़ नॉट सफिशिएंटली बिग टू सपोर्ट डोमेस्टिक डिमांड लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। हमारी जो अपनी जो मार्केट साइज़ है बहुत बड़ा मार्केट साइज है, ठीक है। तो हमारी जो मार्केट साइज़ है बहुत बड़ी है, तो और हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको हम कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे बिना एफटीए और बिना बाहरी सपोर्ट के, ठीक है। तो हमारा मार्केट साइज़ इतना बड़ा है कि उसको उसकी डिमांड्स को फुलफ़िल करना कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए एफटीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी कंट्रियों से, ताकि हम सही उचित दामों में इंपोर्ट कर सकें और अच्छी चीज़ें हम खुद भी एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे हमारी भी इकोनॉमी ग्रो करे। दूसरी बात है कि पोस्ट कोविड जो वर्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड कहीं ना कहीं एंटी चाइना सेंटिमेंट हमको देखने को मिला, ठीक है। तो इसके तहत भी अगर हमारा एफटीए है, ठीक है, तो जिन कंट्री से एफटीए है, तो अगर कंट्री चाइना को अगर सपोज़ चाइना से अगर इंपोर्ट नहीं करती हैं, तो ऑब्वियस है कि उनको दूसरा इंपोर्टिंग पार्टनर चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मेजर एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को भुना पाएँ, ठीक है। प्लस हमारी इंडिया में क्या इनॉर्मस पोटेंशियल है एक अनस्किल्ड लेबर का, ठीक है। हमारे पास इतना लेबर है और स्किल्ड अनस्किल्ड, तो उनको हम एक्सपोर्ट करके एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक। तीसरी बात कि भाई कनेक्टिंग इंडिया विद ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है। जैसा कि हम आत्मनिर्भर अभियान में भी अपने देख रहे हैं कि हमें बेसिकली इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन से कनेक्ट करना है, ठीक है। इंडिया के छोटे से छोटे प्रोडक्ट को ग्लोबल वैल्यू चेन से मेन स्ट्रीम में लाना है, ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन में। तो वो कैसे आएगा, जब हमारे एफटीएस होंगे कंट्री के साथ, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारे, हम कस्टम ड्यूटी और बाकी टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर से बचेंगे, तभी तो वो आएंगे, तभी तो वो कॉम्पिटिटिव बनेंगे, तभी तो मार्केट में डिमांड होगी उनकी, ठीक है। तो हमें बेसिकली अपने छोटे छोटे गुड हैं उनको ग्लोबल वैल्यू चेन तक में लाना है, ठीक है, डाइवर्सिटी के साथ। अब इंडिया का देखिए एक्सपीरियंस क्या रहा है एफटीएस को लेके, भाई क्या हम देखेंगे कि अभी तक हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है एफटीएस को लेके, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल इंक्रीज एफटीए की वजह से हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट इंक्रीज़ किया है, ठीक है। जो हमारा एक्सपोर्ट होता था वो हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो एफटीए की वजह से एक्सपोर्ट इंक्रीज़ किया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गेन्स फ्रॉम सेफ्टा विद सिग्निफिकेंट राइज इन ट्रेड सरप्लस विद सेफ्टा कंट्रीज़। तो हमने देखा कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत हमें अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस देखने को मिला है। तो हमें पता है कि अगर हमारा ट्रेड सरप्लस हो रहा है तो मतलब हमारा एक्सपोर्ट मतलब बढ़ रहा है, ठीक, इंपोर्ट कम हो रहा है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए साइन अच्छा है। हमारा अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, ये सारे इससे कंट्रोल में आ सकते हैं। जो हमारा पूरा इकोनॉमी के, देखिए इकोनॉमी में क्या होता है, सारी चीज़ें बहुत लिंक होती हैं। अगर एक भी लिंक कहीं से भी कुछ गड़बड़ करता है तो वो पूरा उसका एकदम डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलता है कंप्लीट इकोनॉमी पे, ठीक है। तो इसीलिए हर एक लिंक को, हर एक पॉइंट को अच्छे से मेंटेन करना, उसको सही ध्यान से रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक, तीसरा है हमारा कि सब्सटेंशियल राइज इन ट्रेड डेफिसिट विद आसियान, साउथ कोरिया एंड जापान पोस्ट एफटीएस। ठीक है, तो हमें एक एफटीए में देखने को मिला कि भाई हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बहुत बड़ा है आसियान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ एफटीए के बाद। ठीक है, आसियान के साथ अगर देखा जाए 7 से 12% तक हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। प्लस हमारा क्या, लो यूटिलाइजेशन ऑफ एफटीएस एंड लिमिटेड एक्सपोर्ट ग्रोथ इन वैल्यू एडेड सेक्टर्स। ठीक है, तो लो यूटिलाइजेशन मतलब क्या है, तो बेसिकली लो यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो भाई परसेंटेज ऑफ हमारी जो ट्रेड है, तो जो हमारी प्रेफरेंशियल रूट से जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा 5 से 25% ही है। ठीक है, 5 से 25% जो है हमारा प्रेफरेंशियल रूट से जाता है। ठीक है, बाकी दूसरे रूट से जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कम्प्लीटली हो गया कि भाई हम जो पोटेंशियल है एफटीए का उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, प्लस हमारी जो लिमिटेड एक्सपोर्ट ग्रोथ है कि भाई जो वैल्यू एडेड सेक्टर है हमारे, उनमें हम एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, ये कहीं ना कहीं एक हमारे लिए ड्रॉबैक है। ठीक, विड्रॉल फ्रॉम आरसीपी नेगोशिएशंस। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि भाई हम अभी क्या हमने आरसीईपी से अपने आप को बैकआउट कर लिया है। ठीक है, उसके पीछे जो भी हमारे एप्रीहेंशंस थे, बेसिकली हमारा चाइना को लेके एप्रीहेंशंस थे। ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हमें बचाना था। ठीक है, तो ये सारे जो एप्रीहेंशंस हैं अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए, और जो चाइना का कि चाइना कहीं बहुत ज़्यादा गुड डंप ना कर दें, तो इन सारी चीज़ों को लेके हमने आरसीईपी से विड्रॉल कर लिया। ठीक है, India's FTA and bilateral trade agreement partners add only up to 15% of its total trade, global trade by value। ठीक है, तो अब देखिए जो अभी तक हमारे जो FTA और बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हमने बहुत सारे देशों के साथ किया है, तो उसमें क्या हमारा जो 15% है टोटल ग्लोबल ट्रेड का, उतना ही आता है उसमें। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 15% बहुत कम हो जाता है। ठीक है, हमारे जो जितनी कंट्रियों के साथ एफटीए हैं प्लस बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है कि आपस में, ठीक है, बायलेटरल मतलब क्या होता है, दो कंट्री के बीच में। ठीक, एफटीएस दो कंट्री के बीच में भी हो सकता है, ट्रेडिंग ब्लॉक के भी बीच में हो सकता है, कई कंट्री एक साथ मिलकर भी एफटीए कर सकती हैं। ठीक, तो बायलेटरल तो लेकिन दो के साथ होता है, तो जो हमारे दो कंट्रीज़ के साथ हैं प्लस जो हमारे एफटीएस कई लोग के साथ हैं, जो मेजर बहुत सारे लोगों के साथ हैं, उनमें भी अगर देखा जाए तो टोटल हमारा 15% ही ग्लोबल ट्रेड का है पूरा। ठीक है, बाकी 85 हमारा ऐसे ही इधर उधर है। ठीक, तो ये हमारा बेसिकली एक्सपीरियंस है एफटीएस के साथ अभी तक। तो हम देखते हैं भाई कि क्यों एफ टी ए नॉट वर्किंग एज पर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो एफ टी ए जब हमने साइन करते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है हमें कि भाई अब हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके साथ साइन हो रहा है, अब हमारा कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेगा मतलब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ डिमांड जब बढ़ेगी तो यहाँ हमारी इकॉनमी का पहिया दोबारा से घूम जाएगा। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ लेबर लेंगी, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट आएगी, तो पूरा वो कंप्लीट साइकिल चल जाएगा। ठीक है, वर्चुअस साइकिल जो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। पर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ठीक, एक तो एसिमेट्रिकल एंड अनफेवरेबल टैरिफ कमिटमेंट। ठीक है, एक तो हमारे मतलब अजीब से ही होते हैं, कहीं पे हम कम रखते हैं, कहीं पे ज़्यादा रखते हैं। ठीक, और जो हमारे जो टैरिफ कमिटमेंट होते हैं वो कम्प्लीटली हम कभी कभी फुल नहीं कर पाते। ठीक, कभी कभी बहुत ज़्यादा होते हैं और कभी अनफेवरेबल हो जाते हैं। ठीक, जो फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं। दूसरा क्या हमारा कि नॉन टैरिफ बैरियर्स इन पार्टनर कंट्रीज़। अब जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं जो नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाती है, ठीक है, टैरिफ में तो उन्होंने लगा दिया भाई, कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई, लेकिन नॉन टैरिफ लगा देते हैं कि फाइटो सैनिटरी मेजर्स। जैसा कि हमने देखा था कि ईयू में जब मैंगो को लेके हमारा हुआ था, ठीक है, कि मैंगो सप्लाई हुई थी, मैंगो का एक्सपोर्ट हुआ था, उसमें फाइटो सैनिटरी मेजर्स लगा के उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारी वजह हैं जहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा के पार्टनर कंट्रीज़ कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेक्टेशंस को ठेस पहुँचा देती हैं। तीसरा हमारा कि लैक ऑफ ईज़ ऑफ ट्रेडिंग थ्रू एफटीए रूट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूल ऑफ ओरिजिन वाले क्राइटेरिया हो गए, बहुत ज़्यादा कंप्लायंस हो गई, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हो गए उनकी वजह से जो ईज़ ऑफ ट्रेडिंग है वो एफटीए के रूट पे नहीं आ पा रही है। ठीक, एब्सेंस ऑफ सर्विस कंपोनेंट। देखिए हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इकॉनमी है वो सर्विस लेड इकॉनमी है। ठीक है, तो मेजर चंक हमारी इकॉनमी में 55% तक वो हमारे सर्विस सेक्टर का है। तो कहीं ना कहीं अब सर्विस पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो अगर एफ में हमारी सर्विस नहीं आ पा रही हैं, ठीक है, तो
भाई फिर हम उसका ऑब्वियस है कि हम अपनी 50% से ज़्यादा इकोनॉमी तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, हम 40% पे ही काम कर पा रहे हैं। तो इसलिए जब तक सर्विस कंपोनेंट इसमें ऐड नहीं होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर भी था आरसीपी में भी, कि भाई कुछ चीज़ें थी जिन पे टैरिफ की बात नहीं बन पाई, ठीक है, सर्विस कंपोनेंट को लेके बात नहीं बन पाई, और चाइना तो एक इशू था ही। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं ये बेकार साबित होता है कि भाई हम अगर सर्विस नहीं आ पा रही उसमें, तो हमें तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो हम ऐसी चीज़ों को क्यों ज्वाइन करें। तो एफटीए का इसीलिए अभी तक एक्सपेक्टेशन पे उतर नहीं पाई है, क्योंकि इसमें एब्सेंस है सर्विस कंपोनेंट का। उसके बाद हमारा कि डोमेस्टिक फैक्टर्स कंस्ट्रेनिंग एक्सपोर्ट ग्रोथ। ठीक है, कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी हमने बोला था कि भाई 14% है अभी तक, इसको 10% पे लाना है। ठीक है, 2024 तक या 2024 तक इसको हमें 10% पर लाना है। ठीक है, उसी के लिए आगे एम कर रहे हैं, क्यों, सॉरी 2022 तक लाना है शायद। ठीक है, 2022 तक इसको 10% लाना है, जो अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी 14% होती है, उसको 10% लाना है। ठीक, उसके बाद है सर्कमवेंशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब भाई देखिए सर्कमवेंशन, देखिए बेसिकली सर्कमवेंशन मतलब होता है री रूटिंग कर देना। ठीक है, अगर नॉन एफ टी ए से नॉन एफ टी ए पार्टनर पे, तो सर्कमवेंशन देखने को मिलता है हमें रूल्स ऑफ ओरिजिन का। ग्लोबल परसेप्शन ऑफ इंडिया बीइंग प्रोटेक्शनिस्ट, जैसा कि हमने देखा कि भाई अभी हमारा आत्मनिर्भर अभियान काफ़ी ज़ोरों शोरों पे आगे बढ़ा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे हमें ये भी देखने को मिला कि ग्लोबल जो परसेप्शन गई कि भाई हम एक जो है वो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि इस पर पीएम ने एकदम क्लियर किया, पीएम मोदी ने, कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम सेल्फ रिलायंस होना चाहते हैं, और हम अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं विद रीजनल एंड ग्लोबल वैल्यू चेन के, ग्लोबल वैल्यू चेन तक। ठीक है, तो ग्लोबल वैल्यू चेन तक हमें इसको कम्प्लीटली करना है। तो ऐसा ये गलत परसेप्शन एक लोगों को भी गया है, जिसको हालांकि गवर्नमेंट ने एकदम क्लेरिफाई भी किया है। ठीक, उसके बाद आता है स्पैगेटी बाउल इफेक्ट। ठीक है, तो एक स्पैगेटी बाउल इफेक्ट देखने को मिला कि जैसे भाई देखिए कई कंट्रीज है जिनके साथ हमारा 1-to-1 भी हमारा एफटीए है। ठीक है, और कई हैं जो जैसे अब आरसीपी में है। ठीक है, अगर आरसीपी से हमारा एफटीए होता, ठीक है, तो अगर आरसीपी से हमारा एफटीए होता तो भाई आसियान के साथ हमारा पहले से ही एफटीए हो चुका है। ठीक है, तो उसमें दोबारा से आरसीपी में होता, प्लस हमारा सिंगापुर के साथ अलग से एफटीए है, जापान के साथ एफटीए है। ठीक है, और ये सारी आरसीपी में आ जाती, तो दोबारा से एक एफटीए हो जाता। तो इसी को कहा जा रहा है स्पैगेटी इफेक्ट। तो इसमें एकदम आपस में ये कई बार मतलब ओवरलैपिंग हो जा रही है एफटीएस की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एक सेकेंड। उसके बाद हमारा लो पेस ऑफ नेगोशिएशंस। ठीक है, जो हमारा नेगोशिएशंस का पेस है वो बहुत वीक है। ठीक, हम नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं, उसके बीच में ही वियतनाम और बांग्लादेश नेगोशिएशंस करके निकल जाते हैं। ठीक, अब ईयू के साथ हमारा नेगोशिएशन जो चल रहा है एफटीओ को लेके, वो 2007 से चल रहा है। ठीक है, हमारे लेकिन उस पर बात नहीं बन पा रही है। ठीक, 2007 ईयू के साथ 2007 से नेगोशिएशंस चल रहे हैं। ठीक, अभी 2020 है, 13 साल से नेगोशिएशन ही चल रहा है एफटीओ को लेके, पर अभी भी कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है। तो देखिए मैं कि ये हमने वजह जान ली। ठीक है, और हमने अपने लिए एक तरह से सारी सिग्निफिकेंस भी जान लिया। तो अब देखते हैं भाई इंडिया ने स्टेप्स क्या लिए हैं इस चीज़ को सही करने के लिए, जो भी लक्यूनाज हैं। ठीक, स्ट्रेंथनिंग करने की कोशिश की गई है आरओए को। ठीक है, रूल्स ऑफ ओरिजिन मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने न्यूज़ में भी देखा कि हर एक ई मार्ट और जो भी ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, ठीक है, उनको रूल्स ऑफ ओरिजिन भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। दूसरा, रिवीजन ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, ठीक, बीआईटी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ को रिवीजन किया गया है। ठीक है, तो इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई जितनी भी बीआईटीज़ हैं उनको रिव्यू करेंगे। ठीक है, और एक मॉडल बीआईटी 2016 में इन्होंने निकाला है। ठीक, तो ये एक अच्छा कदम उठाया है। और रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग एफटीएस, तो जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं एफटीए, ठीक है, तो हम उनको देखेंगे भाई कि एफडीए कैसे एफटीएस, ये एफटीए कैसे हैं। ठीक है, ये हमारे फेवर में है कि नहीं है, कहीं ना कहीं इनका अभी जो डिज़ायर्ड आउटकम चाहिए था हमें वो निकला कि नहीं निकला। ठीक है, इसलिए प्रॉपर रिव्यूइंग इनकी होगी। ठीक है, क्योंकि भाई एफ हम करते क्यों हैं, ताकि हम यूज़र फ्रेंडली हो सकें, सिंपल हो सके चीज़ें, और ट्रेड फैसिलिटेटिव हो। तो बेसिकली हम इन्हीं 3 पैमानों पर देखेंगे कि अभी तक जो हमारे जो एफ हैं वो सही हैं कि नहीं, प्रॉपर रिव्यूइंग होगी इनकी। ठीक है,
तो देखिए अब सजेस्टेड अप्रोच क्या है भाई, हमने ये भी देख लिया कि स्टेप्स क्या लिए इंडिया ने, तो कुछ सजेस्टेड अप्रोच हैं जो कई एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं, ठीक, सब लोग सजेस्ट करते हैं। तो देखते हैं भाई क्या क्या अप्रोच है वो। स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड क्लॉजेज विद इन एग्जिस्टिंग फ्यूचर एफ टी एस। तो सेफ गार्ड क्लॉज बहुत अच्छे होने चाहिए। सेफ गार्ड क्लॉज मतलब क्या, कि कोई भी एफ टी हो तो भाई हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को साथ ध्यान में रख कर करना है, ठीक है, जिसको इंडिया ने फॉलो भी किया। कि आर सी ई पी के साथ एफ टी ए की बात चल रही थी, जिसमें इंडिया ने मेजर कंसर्न अपना रखा कि भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हमारी खतरा हो जाएगा चाइना के प्रोडक्ट से, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ध्यान में रखा, तो बेसिकली इसको फॉलो किया एक तरह से। तो हमें कोई भी एफ टी करना है तो उसमें हमें सेफ गार्ड करना है अपने अपने जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी फ्यूचर को लेके, उनके प्रेजेंट को लेके, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक सेफ गार्ड क्लॉज तैयार रखना है। पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ठीक है। अर्ली हार्वेस्टिंग स्कीम होगी, जैसे देखिए अर्ली हार्वेस्टिंग स्कीम क्या थी, ये एफ टी ए से पहले थी, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं उन पे हम उन पे हम प्रॉपर एफ टी ए साइन कर लें, ठीक है। और उनको उन पे जो भी कस्टम ड्यूटी हो गई, जो भी ड्यूटी हो गई, बैरियर वैरियर हो गए, उनको देखकर हटाकर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा हमारा होता है कि भाई अलाइनिंग फ्यूचर एफटीएस नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी टैरिफ शेड्यूल विद दी आत्मनिर्भर भारत स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब देखिए हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, ठीक है। तो जो भी हमें फ्यूचर में अपने एफटीएस साइन करने, जो भी नेगोशिएशंस करनी है, वो आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रख कर करनी है, ठीक है। क्योंकि हम आगे फिर चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो प्रॉपर अलाइन हो, हमारे आत्मनिर्भर भारत के जो स्ट्रेटेजी है उसको प्रॉपर अलाइन हो, ठीक। चौथा हमारा है कि भाई बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक। देखिए पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही मेजर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब कंपनियां हैं जो चाइना को हट के देख रही हैं, ठीक है। वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं चाइना से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कोविड को लेके, तो सबको एक ऑप्शन चाहिए और इंडिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हर बार क्या होता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है और उस अपॉर्चुनिटी को बैक कर लेते हैं वियतनाम और बांग्लादेश, तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। पिक एंड चूज पार्टनर्स वेयर ट्रेड कॉम्प्लीमेंट्रीज एंड मार्जिन ऑफ प्रेफरेंसेस आर हाई, ठीक है। पिक एंड चूज़ करना है हमें, भाई हमें ऐसे पार्टनर देखने हैं कि जो हमारे फ़ायदेमंद हो, जैसे हम सर्विस में अच्छे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे पार्टनर देखने हैं जिनको जो सर्विस की रिक्वायरमेंट हो, उनके साथ हमें एफ टी ए करेंगे, तो ऑब्वियस है कि हमारी इकॉनमी उसमें ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, इकॉनमी ग्रो करेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें पिक एंड चूज़ करना है और हमें अपनी मार्जिन देखनी जहाँ पर ज़्यादा हाई हो, ठीक। मेकिंग ट्रेड through FTA route easier by conducting awareness outreach, reducing compliance cost and administrative delay, ठीक है। तो हमें FTA रूट को बढ़ाना है, तो हमें बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिले कम करनी है, जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना है। नेगोशिएशंस में हम 13-12 साल लगा देते हैं, वो नहीं करना है, ठीक। कंप्लायंस कॉस्ट कम करनी है, ठीक। और एक कॉन्फिडेंस हमें आपस में एक दूसरे दोनों कंट्री के बीच या दो भी ब्लॉक के बीच में होना चाहिए FTA के दौरान, ठीक है। तो इन्हीं सारी कुछ अप्रोचेज़ हैं जिनको हम फॉलो करके FTA को एक बहुत कारगर साबित कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एफ देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कंट्री के लिए एफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एफ के बिना चीज़ें बहुत टफ हो जाएंगी और एफ का अभी ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं दिख रहा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ है, बस बात ये है कि भाई हम इतने कॉम्पिटिटिव हों, हमारे प्रोडक्ट इतने क्वालिटेटिव हों कि वो बाहर भी कॉम्पिटिटिव हो सकें, ठीक है। तो अगर आपको एफ का फ़ायदा कम्प्लीटली तभी उठा पाएंगे जब हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर क्वालिटी प्रदान कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम EU की क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच करेंगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ हमारे प्रोडक्ट की डिमांड होगी, ठीक है। तो जो हम FTA साइन करेंगे EU के साथ तब हमारे काम का होगा वो, ठीक है। वरना अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, उनका मैकेनाइजेशन स्टैंडर्डाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप जितनी मर्जी FTA साइन कर लें कोई भी रिजल्ट नहीं निकलना है उससे, ठीक है। तो इसलिए हमें अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, कॉम्पिटिटिव नेचर बढ़ाना है, अपनी इंडस्ट्रीज़ को और मैकेनाइज करना है, मॉडर्न करना है, और उसके बाद ही कम्प्लीटली FTA का फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये हमारा लेक्चर था कंप्लीट FTA पे, ठीक है। इसमें RCP का बेसिकली थोड़ा बहुत कवर हो गया है, तो इसलिए हमें कंप्लीट हमारा कवरेज है ये FTA का, ठीक है गाइस। थैंक यू, जय हिंद।